हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने घर में होंगे। मैं गीता कुमारी, मैं एक प्राइमरी टीचर हूँ और अपने क्लास माय एजुकेटेड इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ। हम लोग पिछली क्लास में हम लोगों ने संसाधन के बारे में देखा था कि संसाधन किसे कहते हैं, और आज हम देखेंगे ऊर्जा संसाधन के बारे में। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा कि ऊर्जा संसाधन क्या है और किसे कहते हैं। यदि आप लोग पिछले क्लास को नहीं देख पाए हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट पे आप जाके पिछले क्लास को देख लीजिए, तभी आपको आगे के क्लास जो भी टॉपिक होंगे वो आपको समझ में आएंगे। तो चलिए हम आज का क्लास में चलते हैं। आज हम देखेंगे ऊर्जा संसाधन के प्रकार। ऊर्जा संसाधन को दो आधार में बांटा जा सकता है, नवीनीकरण के आधार पे और नवीनीकरण के आधार पे बांटा जा सकता है। तो नवीनीकरण के आधार पे ऊर्जा संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन और अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। पिछली क्लास में हम लोग इसके बारे में विस्तार से पढ़े हैं, आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके देख लीजिए। आज हम पढ़ेंगे परंपरा के आधार पे जो संसाधन होते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो परंपरा के आधार पे भी संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, परंपरागत ऊर्जा संसाधन और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। तो ये दोनों में से हम आज देखेंगे कि परंपरागत ऊर्जा संसाधन में कौन कौन से संसाधन आते हैं और ये परंपरागत ऊर्जा संसाधन आखिर क्या होता है, इसके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे गैर परंपरागत के बारे में। तो आज हम देखेंगे परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या होता है। तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि ऐसा ऊर्जा संसाधन जिसका उपयोग हमारे पूर्वजों द्वारा हमारे सदियों से किया जा रहा है। प्राचीन समय से ही हम जिन संसाधनों का उपयोग करते आ रहे हैं वैसे संसाधन को परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहा जाता है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था और आज हम उन सब के बारे में विस्तार से देखेंगे कि परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या होता है। तो हम लोग समझ गए। अब देखेंगे कि ये कोयला है तो कोयला क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, पेट्रोलियम क्या होता है, प्राकृतिक गैस और जल विद्युत, ये सभी है परंपरागत ऊर्जा संसाधन। इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि कोयला क्या होता है। यह बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। तो कोयला जो है क्या है, तो यह एक जीवाश्म ईंधन है जो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो हम पहले देखते हैं कि ये जीवाश्म ईंधन होता क्या है। तो जीवाश्म ईंधन पेड़ पौधे और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहते हैं और ताप एवं दाब के कारण जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सभी क्या है, जीवाश्म ईंधन है। और ये सभी में जीवों का अंश होता है, यानी कि बहुत समय पहले जीवों के अवशेष, पेड़ पौधे हो गए, जानवरों के मृत शरीर हो गए, तो इनके अवशेष जो है भूमि के अंदर बहुत लाखों वर्षों तक दब गए हैं और दबने के बाद जो ताप और दाब के परिवर्तन के कारण तो ये जो है जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो जाते हैं, उसे ही हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं और जिसका उपयोग हम लोग फिर आज ईंधन के रूप में करते हैं। तो ये जो पेड़ पौधा होता है ये जमीन के नीचे इसके जो अंश होते हैं वो दब जाते हैं और लाखों समय बाद यह कोयला या प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम इस प्रकार के ईंधन में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे ही जीवाश्म ईंधन कहते हैं। क्योंकि इसमें जीवों का अंश होता है तो इसलिए इसे जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि कोयला, अब हम तो देख लिए कि कोयला क्या है। कोयला एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है। तो इसका उपयोग घरेलू ईंधन, घरेलू कार्य में हम लोग करते हैं, भोजन बनाने में, खाना बनाने में भी कोयला का उपयोग करते हैं। फिर उद्योगों में जैसे कि लोहा और इस्पात के उद्योगों में भी इसका प्रयोग किया जाता है कोयला का, वाष्प ईंधन में भी इसका प्रयोग किया जाता है और विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी कोयला का प्रयोग किया जाता है। तो कोयला एक जीवाश्म ईंधन है जिसका बहुत सारे
का क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे घर के कार्यों में, भोजन बनाने में, उद्योगों में, विद्युत उत्पन्न करने में, तो बहुत सारे कार्यों में कोयला का प्रयोग किया जाता है। तो कोयले से जो प्राप्त ऊर्जा होती है, कोयले से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उस ऊर्जा को तापीय ऊर्जा कहा जाता है, क्योंकि जो कोयला है जलने के बाद इससे हमें ताप मिलती है, ऊष्मा मिलती है, और यह ताप और दाब के कारण ही जमीन पृथ्वी के अंदर इसका निर्माण हुआ है। इसलिए कोयले को के से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, उस ऊर्जा को तापीय ऊर्जा कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा हमें ताप प्राप्त होती है। भारत में कोयला शक्ति ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो हमारे भारत में भी जो कोयला का बहुत सारा मुख्य स्रोत है, और कोयला से ही हमें हमारे बहुत सारे उपयोग भी हैं कोयला के। और यह कोयला जो है कौन सा चट्टाने में पाया जाता है, तो यह अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था शैल के बारे में, अवसादी शैल, रूपांतरित शैल और विभिन्न प्रकार के शैलों के बारे में देखा। उसमें से ये जो कोयला है हमें अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। कोयला उत्पादक देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन एवं भारत का स्थान प्रमुख है। तो यानी कि कोयला का उत्पादन कौन कौन से देश में होता है, बहुत सभी देशों में होता है। उसमें से प्रमुख कौन कौन से देश है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन और भारत में भी कोयला का उत्पादन होता है। भारत में कोयला उत्पादक राज्यों में झारखंड आ गया, यानी कि भारत में कहाँ कहाँ पे किस किस राज्य में कोयला का उत्पादन होता है, यानी कि कोयला की खाने हैं, तो झारखंड में है। और झारखंड में कहाँ पे है, तो झारखंड का झरिया, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, रामगढ़, ये क्षेत्र जो है झारखंड के, इसमें कोयला की खाने हैं, यहाँ कोयला की प्राप्ति होती है, कोयला पाया जाता है। और पश्चिम बंगाल का रानीगंज, पश्चिम बंगाल के जो रानीगंज क्षेत्र है उस वहाँ पर भी कोयला पाया जाता है। मध्य प्रदेश का सिंगरौली तथा महाराष्ट्र का चांदावर्धा, इन क्षेत्रों में भारत में भी कोयला का खाने हैं, और यहाँ से हमें कोयला का प्राप्ति होती है। कार्बन की मात्रा के आधार पर यदि हम देखें तो कोयला को 4 भागों में बांटा गया है। सभी चीज हम जानते हैं कि जितने भी जैव पदार्थ है या अजैव पदार्थ है, सजीव है या निर्जीव है, सभी में कार्बन की मात्रा होती है। और उसी तरह जो कोयला होता है, तो कोयला को भी कार्बन के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। एंथ्रासाइड कोयला, जिसमें 90% से भी ऊपर कार्बन की मात्रा होती है। दूसरा हो गया बिटुमिनस कोयला, जिसमें 60% से लेके 80% तक इसमें कार्बन होते हैं। और तीसरा हो गया लिग्नाइट, जिसमें 50% से 70% तक कार्बन की मात्रा होती है। और चौथा हो गया हमारा चौथा प्रकार पीट, जिसमें 50% से कम, यानी कि जितने भी प्रकार के कोयला होते हैं सभी में कार्बन पाए जाते हैं। यानी कि या कोयला ही नहीं, प्राकृतिक में जितने भी जैव पदार्थ हैं, अजैव पदार्थ हैं, सभी में कार्बन की मात्रा होती है। और कार्बन की मात्रा के आधार पे हम इसे कोयले को 4 भागों में बांटा गया है। तो अच्छा, ये कार्बन क्या होता है? कार्बन एक ऐसा पदार्थ है जो, मान लीजिए हमारे घर में जो लैंप होते हैं या फिर जो चूल्हा होते हैं, लकड़ी का हो या कोयला का हो, जब वह जलता है तो उसमें से काला काला धुआं निकलता है, और वो धुआं दीवार पे या फिर कहीं पे चिपक सट जाता है, और वहाँ पे काला काला जो दागी बन जाता है, वो कार्बन की उपस्थिति के कारण ही होता है। वो कार्बन होता है जो उस पदार्थ में मौजूद होता है, और जलने के बाद वो बाहर निकलता है और वो काला हो जाता है। तो या फिर जैसे हम लोग लैंप जलाते हैं, तो लैंप में भी जो शीशा होता है, चिमनी होता है, शीशा होता है, शीशा में भी जो काला काला परत जम जाता है, वो काला परत जो है वो कार्बन होता है। तो कार्बन की मात्रा के आधार पर हम लोग कोयला को 4 भागों में बांटते हैं: एंथ्रासाइड कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला और पीट कोयला। अब हम देखते हैं पेट्रोलियम क्या होता है। पेट्रोलियम शब्द पेट्रा यानी कि सेल और ओलियम यानी कि तेल से बना होता है। यानी कि पेट्रोलियम जो शब्द है वो 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है, पेट्रा और ओलियम। पेट्रा का अर्थ होता है सेल यानी कि पहाड़ पर्वत, और ओलियम का अर्थ होता है ऑयल यानी कि तेल। यानी कि पेट्रोलियम जो है, पेट्रा और ओलियम 2 शब्दों से बना होता है, इसलिए इसे पेट्रोलियम कहा जाता है। तो पेट्रोलियम का क्या अर्थ हो गया? पेट्रोलियम का अर्थ हो गया सैलों का तेल, यानी कि सैल से जो तेल निकलता है उसे सैल का तेल कहा जाता है, सैल तेल। तो यह सैलों की परत के मध्य
पाया जाता है। ये जो पेट्रोलियम होता है एक तेल की तरह होता है। और कैसा होता है? यह कच्चा तेल होता है। जिस तरह हमारे घर में तेल होते हैं ना, उसी तरह पेट्रोलियम जो होता है वो एक तेल की तरह होता है। तो यह कहाँ पाया जाता है? तो यह शैलों के, पर्वतों के, यानी के नीचे, जो जमीन के नीचे शैल होते हैं उसके मध्य में, यानी दो शैलों के बीच में मध्य में पाया जाता है। और यह तेल कच्चा होता है। और कैसा होता है? तो गाढ़े काले रंग का द्रव्य होता है। काला रंग का द्रव्य होता है, जो जिसे ही पेट्रोलियम कहा। तो ये देखिए, ये है पेट्रोलियम का। घर में भी हमारा तेल होता है, उसी तरह द्रव्य रूप में पेट्रोलियम होता है। और यह तेल काले गाढ़े रंग का होता है, जिसे ही पेट्रोलियम कहा जाता है। और यह शैलों के बीच से निकाला जाता है। इसका वेधन अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है। यानी कि इसका वेधन, यानी कि यह हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह हमें अपतटीय क्षेत्र यानी कि जिस क्षेत्र में पानी भरा होता है, यानी कि समुद्र में या में क्या होता है, समुद्र के एरिया में पानी भरा हुआ होता है, तो पानी वाला क्षेत्र को हम अपतटीय क्षेत्र कहेंगे। और तटीय क्षेत्र का मतलब होता है पानी और पृथ्वी के, जमीन के बीच में जो तटीय तट होता है, उस क्षेत्र में, जो ये दोनों क्षेत्र में अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल से इसको प्राप्त किया जाता है, इसका हमें प्राप्ति होती है। तो तदुपरांत इसे परिष्करणशाला में भेजा जाता है। तो परिष्करणशाला कहाँ क्या होता है? तो परिष्करणशाला यानी कि तेल शोधनशाला होता है, जहाँ पे ये तेल पेट्रोलियम हम निकालते हैं पृथ्वी के अंदर से, तो ये जो होता है ये अशुद्ध होता है। इसे शुद्ध किया जाता है और इसको रिफाइन किया जाता है, साफ किया जाता है। तो इसे ही कहाँ किया जाता है? तो ये तेल शोधनशाला में, उसे हम परिष्करणशाला भी कहते हैं। तो जो होता है पेट्रोलियम, उसको निकालने के बाद हमें इसको परिष्करणशाला में ले जाना पड़ता है और वहाँ पे इसको रिफाइन किया जाता है। तो हमारे देश में 18 से भी अधिक तेल शोधनशाला है, जहाँ पर पेट्रोलियम का परिष्कृत किया जाता है, यानी कि उसका रिफाइन किया जाता है। बिहार में भी बरौनी ऐसा ही एक तेल शोधनशाला है, जहाँ तेल शोधनशाला है, यहाँ पे तेल का रिफाइन किया जाता है। तो हमारे बिहार में भी है। कहाँ पे है? तो बरौनी में है, जहाँ पेट्रोलियम से विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, प्लास्टिक आदि तैयार किए जाते हैं। तो ये जो पेट्रोलियम तेल की तरह गाढ़े काले रंग का होता है, इससे बहुत सारे उत्पाद बनाए जाते हैं। इसे रिफाइन किया जाता है, उसके बाद डीजल बनाया जाता है, पेट्रोल, इसी से मिट्टी का तेल का भी निर्माण होता है, इसी से प्लास्टिक भी बनाया जाता है, आदि अनेक इसका उत्पाद है। तो पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को काला सोना भी कहा जाता है। तो पेट्रोलियम की से बने जो भी उत्पाद है उसको काला सोना कहा जाता है। इसकी उपयोगिता बहुत है, इसे हम बहुत सारे क्षेत्र में इसका उपयोग करते हैं और यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे काला सोना भी कहा जाता है। अर्थात पेट्रोलियम या इससे बने उत्पाद को काला सोना कहा जाता है। भारत में तेल उत्पादन की दृष्टि से असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड महत्वपूर्ण है। हमारे भारत देश में भी पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। कहाँ होता है? तो असम में होता है, अरुणाचल प्रदेश में, और नागालैंड है जो प्रमुख महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका में भी, रूस में भी और दक्षिण अफ्रीका एवं यूरोप में भी तेल पाया जाता है। अब हम देखते हैं ये प्राकृतिक गैस क्या होता है। तो प्राकृतिक गैस भी होता है जो हम पृथ्वी के अंदर से निकालते हैं। तो प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है, यानी कि जिस क्षेत्र में से हम पेट्रोलियम को प्राप्त करते हैं वही क्षेत्र के आसपास भी हमें प्राकृतिक गैस पाई जाती है। इसका उपयोग भी हम उसे संसाधन के रूप में करते हैं, ऊर्जा संसाधन के रूप में। तो किन रूपों में करते हैं? तो घरेलू ईंधन के रूप में, जो हमारे घर में जो एलपीजी गैस होते हैं जिससे हम लोग गैस चूल्हा जलाते हैं, तो उसमें हम प्राकृतिक गैस का ही प्रयोग करते हैं। तो घरेलू ईंधन के रूप में करते हैं। मोटर गाड़ियां, यानी कि सड़क पे जो भी गाड़ी चलती है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। विद्युत उत्पादन करने में भी, तथा कई सारे मशीनों को चलाने में प्राकृतिक गैस का प्रयोग किया जाता है। यह एक प्रकार का पर्यावरण हितैषी ईंधन माना जाता है। तो ये पर्यावरण हितैषी क्या होता है? यानी कि ये जो प्राकृतिक गैस है, जब ये जलता है तो इससे बहुत कम हमारा पर्यावरण जो है बहुत कम प्रदूषित होता है।
लेकिन जब यदि उसके अपेक्षा यदि कोयला या फिर पेट्रोल चलता है तो उससे जो धुआं निकलती है तो वो हमारे पर्यावरण को बहुत अधिक मात्रा में दूषित करते हैं। और ये जो प्राकृतिक गैस है इससे दूषित नहीं, प्रदूषित कम फैलता होता है। इसलिए ये प्राकृतिक गैस को पर्यावरण हितैषी ईंधन भी माना जाता है। प्राकृतिक गैस उत्पादक देशों में रूस का स्थान विशेष है, यानी कि प्रमुख रूप से है। उसके बाद नॉर्वे है, फिर नीदरलैंड है, आदि प्रमुख उत्पादक देश है जो प्राकृतिक गैस का उत्पादन करता है। भारत में भी इसका उत्पादन होता है, तो कहाँ पे होता है, तो जैसलमेर में होता है। कृष्णा कावेरी नदी यानी कि कृष्णा कावेरी डेल्टा क्षेत्र में होता है, त्रिपुरा में होता है और मुंबई आदि क्षेत्र में प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है। जमीन के अंदर से इसे निकाला जाता है। ये देखिए, ये फिगर है, ये है हमारी पृथ्वी, धरती है, और धरती के अंदर देखिए पाइप बिछाया जाता है और पाइप के द्वारा ही प्राकृतिक गैस को निकाला जाता है पृथ्वी के ऊपर धरातल पे। तो ये फिगर है और ये पाइप बिछा हुआ है और इसी के माध्यम से हम प्राकृतिक गैस को बाहर निकालते हैं। अब हम देखते हैं जल विद्युत क्या होता है। जल से विद्युत निर्माण करने की प्रक्रिया होती है और इसे जल से विद्युत बनाया जाता है, तो इसे ही जल विद्युत कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि ये कैसे इसका निर्माण होता है। तो बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल संग्रहित किया जाता है, यानी कि जो प्रवाहित नदियां होती है इस पे हम बांध बनाते हैं और बांध के द्वारा जो है नदी का जल को संग्रहित किया जाता है, जमा किया जाता है। तो बांध के अंदर से पाइप के द्वारा, और क्या होता है, बांध के अंदर से पाइप बना होता है, एक गुफा जैसा बनी होती है, एक पाइप जैसा होता है जिससे पानी निकलता है और तेज रफ्तार में बहता है और बांध के नीचे टरबाइन के ऊपर गिरता है। और एक टरबाइन होता है जो एक मशीन होता है, तो वो उसे टरबाइन वहाँ पे नदी के आसपास लगाया जाता है, जिसपे यहाँ पे हम लोग फिगर में देखते हैं, ये है हमारा नदी। और यहाँ पे देखिए बांध बना हुआ है जिससे पानी को संग्रह किया गया है यहाँ पर। और पानी के उसके लिए एक पाइप लगी हुई है जिससे पानी तेजी से रफ्तार में बहते हुए आती है। और ये है टरबाइन, यह एक मशीन है जिसके चलने से पानी में गति उत्पन्न होती है और गति उत्पन्न होने के कारण ही विद्युत का उत्पादन होता है। तो ये जो पाइप होती है इससे जल प्रवाहित होके आती है और जिससे ये जो टरबाइन चलता है और टरबाइन के चलने से जनरेटर भी चलता है और जनरेटर के चलने से विद्युत का निर्माण होता है। तो बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है और घूमते हुए ब्लेड, इसमें ब्लेड होता है जो बहुत तेज रफ्तार से घूमता है, इसके गति के कारण जल में गति उत्पन्न होती है और जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाती है और विद्युत उत्पन्न होता है। यह जल विद्युत कहलाता है। तो विद्युत उत्पादन करने के बाद जो जल बच जाता है उसका उपयोग कृषि कार्य के लिए भी यूज किया जाता है, यानी कि विद्युत उत्पादन करने के बाद जो जल शेष बच जाता है उसका उपयोग कृषि कार्य में भी किया जाता है, यानी कि हम लोग जल का सदुपयोग करते हैं, जल इसमें से बर्बाद नहीं हो पाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/3 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है, यानी कि विश्व में जितने भी ऊर्जा स्रोत हैं, जितने भी ऊर्जा का उत्पादन होता है उसमें से 1/3 हिस्सा केवल जल विद्युत से ही उत्पन्न होता है। देश में जल विद्युत का पहला संयंत्र 1897 में दार्जिलिंग में लाया गया था, यानी कि हमारा देश में पहला संयंत्र कहाँ पे बना था, तो दार्जिलिंग में बना था। और कब बना था, तो 1897 में लाया गया था। बाद में क्या हुआ, कावेरी नदी के शिव समुद्रम यानी कि कर्नाटक में है, इसका सफल एवं व्यवस्थित उत्पादन शुरू हुआ था। यानी कि जब देश में पहला संयंत्र हुआ था तो वह उस समय सफल नहीं हो पाया था, व्यवस्थित तरीके से नहीं चल पा रहा था, लेकिन बाद में कावेरी नदी के शिव समुद्र में इसका सफल एवं व्यवस्थित उत्पादन शुरू हुआ। इसके बाद धीरे धीरे देश में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं द्वारा जल विद्युत उत्पादन केंद्र विकसित किए गए। फिर धीरे धीरे बहुत सारे नदी परियोजनाएं आए और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के द्वारा विद्युत जल उत्पादन करने के लिए बहुत सारे केंद्र विकसित किए गए, जिसमें से कौन कौन सा है, तो जिसमें से प्रमुख है भाखड़ा नांगल परियोजना। ये जो भाखड़ा नांगल परियोजना है ये सतलज नदी पे है।
फिर दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया। ये कौन सा नदी पे है? तो ये दामोदर नदी पे है। क्यों? नाम से ही पता चलता है कि दामोदर नदी घाटी योजना परियोजना जो है दामोदर नदी पे बनाई गई है। और हीराकुंड बांध परियोजना, यानी कि हीराकुंड परियोजना जो है कौन सा नदी पे है? तो महानदी पे है, जो उड़ीसा में है। और तुंगभद्र परियोजना, तुंगभद्र परियोजना कौन सी नदी पे बनाई गई है? तो तुंगभद्रा नदी पे। तो हम जानते हैं कि ये जो हीराकुंड बांध है, जो हीराकुंड नदी पे जो बांध बनी है, महानदी पे जो हीराकुंड बांध बनी है, वो सबसे लंबी बांध है, कि विश्व की सबसे लंबी बांध है हीराकुंड बांध, जिस जो परियोजना जो विश्व की सबसे लंबी बांध वाली परियोजना है। जबकि जो भाखड़ा नांगल बांध है, यह भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। यानी कि भारत की सबसे बड़ी बांध कौन सा है? तो भाखड़ा नांगल बांध है, जो भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। और सबसे लंबी बांध वाली परियोजना कौन होगी? तो हमारा हीराकुंड परियोजना हो गया, जो महानदी पर बनाया गया है। अब हम देखते हैं जीवाश्म ईंधन के बारे में हम लोगों ने देखा, और परंपरागत ऊर्जा संसाधन के बारे में हम लोगों ने देखा। लेकिन ये जो जीवाश्म ईंधन है, परंपरागत ईंधन है, इसके उपयोग में वृद्धि के कारण, यानी कि इसका इतना अधिक मात्रा में उपयोग हो रहा है, जिसके कारण प्रदूषण जो है बढ़ता जा रहा है, हमारा पर्यावरण दूषित होता जा रहा है। तो जिस कारण क्या हो रहा कि जीवाश्म ईंधन का वैकल्पिक उपाय, यानी कि वैकल्पिक तरीका ढूंढा गया, और इसके बाद जो है गैर परंपरागत स्रोत का विकास किया जाने लगा। यानी कि हमारा पर्यावरण जो है जीवाश्म ईंधन के उपयोग के कारण लगातार दूषित होता जा रहा था। तो इस समस्या से बचने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि गैर परंपरागत स्रोत का विकास कर रहे हैं, और इसका उपयोग वर्तमान में कर रहे हैं, जिससे हमारा पर्यावरण भी दूषित नहीं हो पाता है, और हमारा पर्यावरण स्वस्थ रहता है, स्वच्छ रहता है। तो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं? तो ऐसा संसाधन जिसका हम अभी वर्तमान में उपयोग कर रहे हैं, और कुछ दिन यानी कि कुछ समय पहले ही इसका उपयोग हम लोग जान पाए हैं। और जैसे हो गया सौर ऊर्जा, जैसे कि सौर ऊर्जा हमारे प्राचीन समय में सदियों से हम सौर ऊर्जा के बारे में जानते हैं। सूर्य से प्रकाश लेते आ रहे हैं, और दिन और रात होते आ रही है। सूर्य ऊर्जा के बारे में हम सदियों से जान रहे हैं, लेकिन इसकी जो ऊर्जा है उसका उपयोग हम नहीं कर पा रहे थे प्राचीन समय में। और आज वर्तमान में हम इसका उपयोग कर पा रहे हैं। पवन ऊर्जा का भी उपयोग कर पा रहे हैं, ज्वारीय ऊर्जा का भी, क्योंकि आज हमारे पास ऐसे प्रौद्योगिकी उपलब्ध है जिससे हम इन सब ऊर्जा का उपयोग कर पा रहे हैं। तो ऐसे संसाधन को हम गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहते हैं। और जिन संसाधन का हम प्राचीन समय से उपयोग करते आ रहे थे, वो हो गया हमारा परंपरागत ऊर्जा संसाधन। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। तो किस प्रकार हम इन संसाधनों का उपयोग करते आ रहे हैं और कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इतना करके आज अपना क्लास को मैं समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय बिहार।